नाउ क्लास शुरू हो चुकी है। फटाफट से मैं वेट कर रहा हूँ कि लाइव आप लोग आ जाएं, देन क्लास शुरू करते हैं। ओके। सो हाउ वाज द डे यस्टरडे? कल मैंने एक सॉरी लास्ट क्लास जो थी परसों, है ना, एक एक दिन गैप करके टीटीएसएस में लाइव क्लासेस हो रही हैं आपकी। ओके, ग्रेट। चलिए, तो कुछ लोग आ चुके हैं एंड लाइव क्लास आपकी शुरू हो चुकी है आज की। आज है आपका 23 अगस्त और आज ये लाइव क्लास शुरू हो गई है, ठीक है, मई 2023 के लिए। सो लास्ट क्लास में जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो क्या आप लोगों को समझ आई? उसमें कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे? किसी भी पॉइंट पे बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें कुछ बहुत ज्यादा करा नहीं था। हमने करा क्या था? देखो जी, सबसे पहली बात कि हमने ये देखा था कि हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट, हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है, तो सिलेबस में है क्या, हमने बस यही करा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि हमारे सिलेबस में एक्चुअली में है क्या। तो हमने एक तो ये देखा था। दूसरी बात हमने ये देखा था कि जो सिलेबस है, ठीक है, तो सिलेबस हमने देख लिया था। उसके बाद एक्ट जो है हम किस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, हमारा जो सिलेबस है किस किस तरीके से डिफाइंड है। तो हमने सारे के सारे चैप्टर्स देखे थे। कुछ चीजें हमने देखी थी कि किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आने वाले हैं। हमने ये चीज देखी थी जो कि मेजरली जो लास्ट क्लास थी इसमें जो मेजर परसेंटेज था क्लास का यही था। ओके। इसके बाद हमने दो तीन चीजें और देखी थी जो कि मैंने बताया था कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीजें एज एन लॉ स्टूडेंट आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। अब उसमें जो पहली चीज थी वो क्या थी? सर, लॉ कैसे बनता है, कोई भी लॉ कैसे बनता है। ठीक है, लॉ में हमने ये देखा था कि लॉ बनाने के लिए एक बार में जो प्रीवियस सेशन है उसको एक बार मैं छोटा सा रिवाइज कर देता हूं, और ये चीजें हम हर एक क्लास में करेंगे। अगर मान लो किसी क्लास में अगर मैं भूल गया तो आप प्लीज आकर के मुझे याद दिला दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफली हो सकता है कि किसी क्लास में मैं भूल जाऊं। वैसे होता नहीं है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं किसी क्लास में भूल जाऊं तो आप लोग मुझे बिल्कुल याद दिला दीजिएगा। नाउ, यहाँ पे जो आपकी लॉ की क्लास है, ठीक है, ओके, यहाँ पे आपकी जो लॉ की क्लास है, ठीक है, हमने ये देखा था इसमें कि लॉ कैसे बनता है। हमने ये देखा था कि सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट पहले हमारा बन गया। ड्राफ्ट क्या होता है कि हाँ, जो लॉ मेकर्स होते हैं, वो जो कमेटी होती है, लॉ मेकर्स की जो कमेटी होती है, कमेटी क्या करेगी, एक प्रेजेंटेशन बनाएगी, कंप्लीट पेपर बनाएगी और उसमें लिखेगी कि हम ये चाहते हैं, यहाँ यहाँ पे हमारा जो लॉ है इस तरीके से बनाना है हमें। तो यहाँ पे होता है सबसे पहले ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कहाँ पे जाता है? ये जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जाता है। ठीक है, ड्राफ्ट जब जाएगा पार्लियामेंट में तो ये क्या बन जाएगा? इसको अब हम बोलेंगे कि ये हमारा है बिल। करेक्ट। तो ड्राफ्ट और बिल में आपको यहां पे समझ आ गया। जब तक ये पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ है तब तक ये ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट में जैसे ही पहुंचा ये बन गया आपका बिल। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है। दोनों कौन कौन से हाउसेस? एक तो आपका अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस मतलब कौन सी और लोअर हाउस मतलब कौन सी? अपर हाउस मतलब राज्यसभा एंड लोअर हाउस मतलब लोकसभा। तो ये अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों हाउसेस में पास कराना होता है। और उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट में ये पास हो जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में पास कराने के बाद हमें किसका सिग्नेचर लेना पड़ेगा? पास कराने के बाद हमें सिग्नेचर किसका चाहिए होता है? हमें सिग्नेचर चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ने जैसे ही साइन कर दिया तो प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एक्ट। ठीक है जी, ये बन जाता है एक्ट।
समझ आ गई बात? एक्ट जैसे ही बन गया तो इसके बाद गवर्नमेंट इसको क्या करती है, एक्ट बनने के बाद गवर्नमेंट इसको बोलती है कि देखो जी, एक्ट तो हमने बना दिया, लेकिन इसको जनरल पब्लिक के सामने इसको हम कैसे लेकर के जाएं। तो उस केस में एक्ट को गवर्नमेंट क्या करती है, गजटेड गजटेड पेपर्स, गवर्नमेंट के गजटेड पेपर्स होते हैं। आप जैसे ही गजट पेपर आप सर्च करोगे नेट पे, तो गजट पेपर की वेबसाइट मिल जाएगी, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है। उस पे जो भी लॉ बनते हैं, उस पे सारे लॉ आपको दिखेंगे। एक बार मैं आपको जरा दिखा भी देता हूं, ठीक है? तो एक बार गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये है आपके गैजेट ऑफ इंडिया, और इसमें जो भी पेपर्स होंगे, अ, हाँ जी, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये है गैजेट ऑफ इंडिया। जो भी यहाँ पे आपको जो भी चीजें सर्च करनी होगी, ठीक है, यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी नोटिफिकेशन आती है, सब कुछ आपको यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन पता चल जाती है। देखो ये होम पेज है, और इसमें जो भी नोटिफिकेशन आती है, सारी की सारी नोटिफिकेशंस, जो भी चीजें हैं, जो भी गवर्नमेंट गजट पेश करती है, जो भी एक्ट्स आते हैं, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाती है, ठीक है? तो जब भी कोई ऐसा एक्ट आता है तो आपको इस वेबसाइट पे जरूर मिलेगा। इवन सीए इंस्टीट्यूट भी अगर कोई अपना नोटिफिकेशन, सीए इंस्टीट्यूट में भी अगर कोई चेंजेस होते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले कहाँ पे आता है, ये यहीं पे पब्लिश होता है, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है गजट पेपर में गवर्नमेंट क्या करती है, इसको पब्लिश कर देती है। और जैसे ही गवर्नमेंट इसको गजट पेपर में पब्लिश करती है, तो ये नॉर्मल पब्लिक के लिए पता चल जाता है। ओके, मैंने एक चीज आपको कल बताई थी, आप मुझे ये बताओ, क्या हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, एक साथ पूरे सेक्शंस आ गए थे या बारी बारी से आए थे? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस क्या एक साथ आ गए थे या बारी बारी से आए? क्या सारे सेक्शंस, जितने भी लोग हैं अभी चैट में, आप मुझे बताइए फटाफट से। बाकी लोगों के भी चैट्स नहीं आ रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो भी लोग मुझे कमेंट करके। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो सेक्शंस थे, ये आए थे वन बाई वन। सारे सेक्शंस एक साथ नहीं आए थे, ये आए थे वन बाई वन। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर मैं सारे सेक्शंस एक साथ कंपनीज पे झोंक दूं, उस केस में कंपनीज क्या हो जाएंगी, कंपनीज के पास में काम बहुत बढ़ जाएगा और इन पे पेनल्टीज लगना शुरू हो जाएंगी, कंपनीज खुद का काम सही से नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए जो भी सेक्शंस हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि इसको हम वन बाई वन लेकर के आएंगे। और ये सेक्शन वन में आपको भी पढ़ाऊंगा आज, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन वन में आपको आज पढ़ाऊंगा। और सेक्शन वन में ये बात लिखी हुई है कि देखो जी, हम सारे सेक्शंस एक साथ नहीं लाएंगे। वैसे प्रेसिडेंट ने जिस दिन सिग्नेचर कर दिया, जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, उस दिन से आपका ये एक्ट बन जाता है, और उस दिन से ही ये रेडी हो जाता है, उस दिन से ही ये पूरी कंट्री पे लागू हो जाता है। पूरी कंट्री मतलब क्या, कि पहले एक डिबेट चला करता था 370 वाला, क्योंकि आपको पता है कि एक आर्टिकल 370 था, जो कि कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले हटा दिया गया, और इसको अब नहीं है। पहले क्या होता था कि जब भी कोई एक्ट बनता था इंडिया में, तो जेएनके की केस में वहां पे ये होता था कि जेएनके में उसको पारित करने के लिए वहां की गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। और जेएनके की गवर्नमेंट अगर उसको बोलेगी कि हाँ जी, हम इसको चाहते हैं, इस एक्ट को हम चाहते हैं कि हमारे जेएनके पे भी लगे, तो उस केस में यहां पे वो एक्ट लगता था, ठीक है? लेकिन क्योंकि 370 हट गया, अब जो भी एक्ट यहां पे बनेगा, जो भी एक्ट बनेगा, तो वो पूरे इंडिया पे, होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे अब लगता है, ठीक है? तो अब चाहे कोई भी एक्ट बने, आपको जेएनके से पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जेएनके इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, पहले भी था और अभी भी है, ठीक है? केवल इसको कुछ चीजें यहाँ पे डाइवर्सिफाइड हो चुकी थी 370 के चलते। 370 हटने के बाद अब जो जेएनके है, जेएनके कंप्लीट तरीके से अब यहाँ पे कोई भी एक्ट अगर पास करना होता है, तो उस केस में जेएनके से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही इंडिया में पास हुआ, तो वो चीजें जेएनके में भी पास हो जाती है, ठीक है ना? तो हमने ये देख लिया कि पहले क्या होता है, पहले हमने दोनों अपर हाउसेस लोअर हाउसेस में हमने इसको क्या करा, हमने इसको पास करा लिया। पास कराने के बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिला। सिग्नेचर के बाद हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है इसको गजट जो पेपर में उसको पब्लिश कर देती है, तो पब्लिक को ये पता चल जाती है, ठीक है? तो ये तो चीजें हमने जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी थी।
अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंस बेसिकली कि ड्राफ्ट में और बिल में डिफरेंस क्या होता है, ड्राफ्ट में और बिल में डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब एक दो चीजें मैंने आपको और बताई थी, वो क्या थी? एक तो था आपका ड्राफ्ट बिल, तो चलो हो ही गया। इसके बाद आपका अगला पॉइंट था, हमारा अगला पॉइंट था ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ठीक है, ओके। कोई बताना चाहेगा कि ऑर्डिनेंस कब लगता है? ऑर्डिनेंस कब लगता है, कोई बताना चाहेगा ऑर्डिनेंस कब लगता है? इसके बाद आपका था रूल, और इसके बाद था रेगुलेशन। ठीक है, मैं बताता हूं। देखो जी, जो हमारा ऑर्डिनेंस है, हाँ जी, बिटवीन टू सेशंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब सेशन में नहीं होता पार्लियामेंट, तो उस केस में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि ये एक्ट पास करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने थोड़ी सी कुछ रिसर्च इसमें और कर ली, और मैं आपको एक एक्ट दिखाना चाहूंगा। ये आपका है मोटर व्हीकल का एक ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये एक ऑर्डिनेंस है। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस आया था मोटर व्हीकल के लिए। पहले आप लोगों को पता होगा कि जब मोटर व्हीकल्स थे, ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट तो था हमारे पास में, लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ी? ई रिक्शास आ गए। ई रिक्शास, बैटरी रिक्शास, आई होप कि आपको पता होगा। ई रिक्शास करते क्या थे? अब क्योंकि मोटर व्हीकल उसमें वो कवर्ड नहीं होते थे, मोटर व्हीकल में वो कवर्ड नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि वो चलते थे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, बिजली से, बैटरी से चलते थे, तो मोटर व्हीकल में कवर्ड नहीं होते थे। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने स्पेशली जैसे ही ई रिक्शा का चलन बढ़ गया, गवर्नमेंट ने स्पेशली बोला क्या कि देखो जी, हम ना तुरंत अभी एक ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं। होता क्या था कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ई रिक्शास में जो लोग चलाते थे, जो ई रिक्शा चलाते थे, तो छोटे बच्चे भी उसको चला दिया करते थे, उसको छोटे बच्चे भी चलाया करते थे। और क्योंकि ये चीजें जो है मोटर व्हीकल में आता नहीं है, इस पे मोटर व्हीकल एक्ट लगता नहीं है, कई लोग का एक्सीडेंट हो गया था बीच में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आनंद फानन में ये एक ऑर्डिनेंस पास करा, और ऑर्डिनेंस में गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जी, हम क्या कर रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ई रिक्शाज होंगे, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा क्या है कि जो भी हमारे ई कार्ट या ई रिक्शाज हैं, तो हम इसको भी क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, ये हमारा मोटर व्हीकल में आ जाएगा। इसको भी हम क्या मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे मोटर व्हीकल। वैसे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी, तो जो व्हाट्सएप, जो यहाँ पे ग्रुप शेयरिंग है, तो ग्रुप शेयरिंग में मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास मैं ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो वहां से इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे बेसिकली जब भी गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ पे एक बार देखो, जो ऑर्डिनेंस ये वाला है, ठीक है, इसमें गिवन क्या है, साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, वेर एज पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट कहां पे नहीं है, सेशन में नहीं है। एंड द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to give effect to the provisions of the said bill। ठीक है, प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ये जो बिल है, ये जो बात है, ये हमें तत्काल प्रभाव से इसको पारित करनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट को ये लगता है, और इसलिए प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने यहां पे ये लेकर गया ये ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस इस तरीके से होता है। चलो, हमने ये भी देख लिया कि ऑर्डिनेंस यहां पे हमारा लगता है। ऑर्डिनेंस कब लगता है? बिटवीन टू सेशंस, मतलब जबकि पार्लियामेंट सेशन में ना हो। इसके बाद हमने देखा था रूल। रूल क्या होता है? हमने ये देखा था, हमने ये पढ़ा था कि रूल हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो हमने गवर्नमेंट की तीन बॉडीज देखी थी, उसमें जो सेकेंड बॉडी थी, ये थी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो हमारी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी ये लगाती है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? तो कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्ट को पास करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रूल्स की। एक्ट चलेगा कैसे, एक्ट हम पास कैसे करेंगे? ठीक है, एक्ट एक्चुअली में जब सोसाइटी में आएगा, जब एक्चुअली में जब कंट्री में ये लग जाएगा, तो इसको रूल को रन करने के लिए, इसको पारित करने के लिए हम क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या होता है, उसके लिए बनता है रूल्स। तो कोई भी एक्ट होता है, उसको आगे फंक्शन करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, जो कि बनाती है कौन, एग्जीक्यूटिव कमेटी। और उसके बाद आता है आपका रेगुलेशन। ठीक है, जैसे आरबीआई है, आरबीआई, आरबीआई का आरबीआई एक्ट है,
ठीक है। आरबीआई का आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट, ठीक है। सेबी का सेबी एक्ट है, ठीक है। उसके बाद आईआरडीए का आईआरडीए एक्ट है। तो यहां पे ऐसी कोई बॉडीज हैं, ऐसी कुछ बॉडीज हैं जिनके पास में खुद का एक्ट है, जिनके पास में खुद का एक्ट है। तो ये बॉडीज क्या करती हैं, जैसे मान लो कि आरबीआई में कोई ऐसा एक्ट चेंज हुआ, आरबीआई की कुछ ऐसी चीजें गवर्नमेंट ने बोला कि ये हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में आरबीआई एक्ट अगर चेंज हो, या कोई भी ऐसी इंडिविजुअल बॉडी में कोई ऐसे एक्ट चेंज हो रहे हैं, कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, उस केस में ये जो बॉडी है, ये जो इंडिविजुअल बॉडी है, वो क्या करेंगी, वो रेगुलेशन बनाएंगे, उनको हम रूल नहीं बोलते हैं। ये हमारे यहाँ फंक्शन कैसे करेगा, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, ये जो भी ऐसी इंडिविजुअल बॉडीज हैं जो कि जिनका खुद का स्पेशल एक्ट है, तो ये बोलती हैं कि देखो जी हम रेगुलेशन इसके लिए बनाएंगे, हम रूल नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम इसके लिए क्या बनाएंगे, रेगुलेशन। तो इसको यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बन जाता है रेगुलेशन। आई होप कि अब कल की पूरी क्लासेस का हमने रिवीजन कर लिया, लगभग हमने 18-20 मिनट इसमें लगा दिए। कोई भी डाउट इस पूरी क्लास में अभी तक में, कल की क्लास में या अभी तक हमने जो रिवाइज किया है, इसमें कोई भी डाउट? तो ग्रेट, चलिए। तो अब मैं आपको और आगे की चीजें लेकर के चलता हूं, और आज हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। केवल साहिल का मैसेज आ रहा है, बाकी किसी भी स्टूडेंट का मैसेज नहीं आ रहा है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। लेट्स सी, और भी कुछ लोग अभी चैट में हैं, वो रिप्लाई अगर करेंगे तो ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद मैं आपको भी लेके चल रहा हूं, मैंने आप लोगों को कुछ पीडीएफ शेयर करी थी, ठीक है, और ये पीडीएफ आपकी थी, दो पीडीएफ मैंने आपको शेयर करी थी आज, ठीक है, ग्रुप में। आई होप कि आप लोगों ने इसको डाउनलोड किया होगा। हाँ जी। तो बेसिकली जो हमारा लॉ है, कंपनी लॉ, ठीक है। तो कंपनी लॉ में हमें चैप्टर 1 जो हमारा ये है हमारा प्रीलिमिनरी का चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी। इसमें हमें बहुत ही बेसिक चीजें पढ़नी है, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें। इसके बाद आपका आता है इनकॉर्पोरेशन, जो कि आपका ये है चैप्टर नंबर 2। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी बनती कैसे है। कंपनी मान लो कि आपको बनानी है, ठीक है, आपके पास में अगर कोई क्लाइंट बैठा, ठीक है, आप सीए बन गए, आपने खुद का ऑफिस खोल लिया। खुद की ऑफिस खोलने के बाद आपके सामने बैठा एक क्लाइंट, बोला कि देखो जी सीए साहब, मुझे ना खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है। तो मुझे कंपनी स्टार्ट करने के लिए, कंपनी अगर मैं खोलता हूं तो मुझे फायदा रहेगा या घाटा रहेगा? तो सबसे पहले तो ये बताऊं, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस पर्सन है तो सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा मेरा फायदा, ठीक है। तो वो पूछेगा कि सीए साहब ये बताओ कि अगर मैं कंपनी स्टार्ट करता हूं तो कंपनी स्टार्ट करने में मेरा फायदा क्या रहेगा? तो आपको फायदा और घाटा कब पता चलेगा? जब आप कंपनी से 2013 अच्छे से पढ़े रहोगे तब। तो क्या करोगे, आप उसको गिना सकते हो कि देखो जी अगर आपने कंपनी खोल ली तो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट कंपनी का, उसमें आपको टैक्स में मिलेगा, बहुत अच्छा खासा आपको टैक्स में मिलेगा। ऊपर से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे बेनिफिट्स हैं कंपनी से 2013 में, जो कि आपको मिलेंगे, जो कि क्या होंगे, आपको मिलेंगे। जैसे कि आपने अगर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करे, एग्जांपल के लिए, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, नॉर्मली लोग कंपनीज, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो कंपनी क्यों खोलते हैं? सबसे पहले तो क्या होता है कि देखो, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। मान लो कि मैं खुद से अगर कोई काम कर रहा हूं, मैं अगर मान लो कि मेरी एक ट्रेडिंग शॉप है, ट्रेडिंग शॉप है, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, ट्रेडिंग मतलब कि वो शेयर मार्केट वाला नहीं। मैंने क्या करा कि कपड़े की दुकान खोल ली, ठीक है, अभी छोटी थी, फिर कपड़े की दुकान बड़ी हो गई। अब जो भी पेमेंट्स हैं, मैं सारी की सारी पेमेंट्स एक्सेप्ट अपने पास ही कर रहा हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात यह है ना कि मैं आपको ये इतना लंबा क्यों बता रहा हूं, कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले या कोई भी सिलेबस पढ़ने से पहले आपको उसको इस तरीके से जानना होगा कि अगर मैं ये पढ़ता हूं तो इसका मुझे फायदा क्यों क्या होगा, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं।
एग्जाम पास करना तो है ही, एग्जाम तो आप पास ही कर लोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। आप सीए में फाउंडेशन पास कर चुके चुके हो, या सीए में अगर आपने एनरोल कर लिया तो आप इतने काबिल हो कि आप बिल्कुल पास कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम तो आप पास कर ही लोगे, लेकिन मेन मोटो क्या है कि आपको अपनी लाइफ में पास होना है, ठीक है। एग्जाम पास कर लोगे, लेकिन अगर आपको अच्छे से चीजें याद नहीं है तो उस केस में आपको आगे दिक्कत आएगी। तो आप ये पर्पस लेके चलो कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो वो कैसे पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मुझे चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ और भी चीजें मैं आपको हटके, इस टॉपिक से हटके मैं आपको बताता चलाऊंगा, तो इंटरेस्टिंग होगी एज एन स्टोरी, आप इसको समझ भी पाओगे, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, मैंने खुद की अपनी एक ट्रेडिंग फर्म शुरू करी, ठीक है। मैं कपड़े की दुकान चला रहा हूं, और मैंने क्या किया कि जो भी पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स में अपने नाम पे एक्सेप्ट कर रहा हूं, जो भी इसमें पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स में क्या कर रहा हूं, अपने नाम पे एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास में पेमेंट्स आई, मेरे यहां से पेमेंट गई, पेमेंट आई, पेमेंट गई, यही चीजें होंगी, पेमेंट आएगी, पेमेंट जाएगी। अब क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने पर्सनल नेम पे ले रहा हूं, खुद के नाम पे मैं इसको ले रहा हूं, उस केस में क्या होगा कि मेरे पास में ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। और आपको पता ही है कि जैसे ही ये 20 लाख की लिमिट क्रॉस हुई, मेरे ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्योंकि इसकी पेमेंट अच्छी खासी आती जाती रहेगी, जब ट्रेडिंग फॉर्म मेरी अच्छी चल रही है, जब ये काम धंधा मेरा अच्छा चल रहा है, तो 20 25 30 लाख रुपए का जो ट्रांजेक्शन है वो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आराम से हो जाएगा साल भर के अंदर में। तो मुझ पे क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। जब मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, मान लो कि मुझे किसी रिश्तेदार ने कुछ, उसने पैसे पेमेंट करा, मुझे अपने किसी रिश्तेदार ने, उसने कुछ पैसे की पेमेंट कर दी, उस केस में क्या होगा, जैसे ही वो मेरे अकाउंट में पैसे खनकेंगे, उस पे क्या होगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। जीएसटी इस पे लग जाएगा। अगर मान लो कि आपने उस पे जीएसटी नहीं दिया और गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी कर दी, गवर्नमेंट ने पूछ दिया, आपको मेल कर दिया, आप गवर्नमेंट की ओर से आपके पास में कोई ऐसा इंक्वायरी आ गई, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देखो जी, ये रिश्तेदार हैं और इन्होंने मुझे इस काम के लिए पैसे दिए थे, तो इसलिए मैंने जीएसटी इस पे नहीं पे करा। तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो झंझट होती है थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। इसलिए जो पर्सन्स होते हैं जो कि बड़े बिजनेस जो हो जाते हैं, जिनका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उस केस में करते क्या है कि प्रेफर करते हैं कि मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर लूं। कंपनी खोलने का फायदा क्या होगा, ऑनर अलग है, मैं अब अलग हो जाऊंगा और मेरी कंपनी अलग हो जाएगी, हम दोनों अलग अलग, कंपनी अलग, मैं अलग, हम दोनों अलग अलग, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि मेरी कंपनी अलग है मुझसे, जो कंपनी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उस पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे बिजनेस के पैसे हैं, तो उसमें मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, मुझे तो जीएसटी उस पर पे करना ही करना है। मेरे अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, मेरे उस रिश्तेदार ने जो पैसे पे करे थे, मुझे उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ऊपर से मैं अगर पैसे खुद के अकाउंट में एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं खुद के अकाउंट में अगर पैसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं या कोई मैंने सामान खरीदा या कुछ ऐसी चीजें ली, तो मुझे इसके एक्सपेंसेस को क्लेम करने में दिक्कत आएगी इनकम टैक्स में। लेकिन अगर मैंने कंपनी बना ली, तो कंपनी बनाने के बाद मैं सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूं, और गवर्नमेंट को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो बहुत कुछ फायदे होते हैं कंपनी बनाने का। ऊपर से आपको पता है कि यहाँ पे कंपनी की क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन, फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कंपनी आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अगर इफ इन केस, अगर जो फाउंडर है कंपनी का, उसकी डेथ हो जाती है, तो आगे डिसेंडेंट को कंपनी ऑटोमेटिकली उसके शेयर्स क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यह पता है कि कंपनी का जो ऑनर है, ऑनर और कंपनी दोनों में अलग अलग है, ऑनर अलग है और कंपनी अलग है। ऑनर क्या है, अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई मैंने ऐसा डेट ले लिया, मान लो मेरे टोटल एसेट्स, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो मेरे टोटल एसेट्स कुल मिला जुला करके, जो मेरी फॉर्म है या जो मेरे पास में एसेट्स हैं, सब कुछ मिला जुला करके 10 लाख रुपए के, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10 लाख रुपए के, और मैंने किसी भी तरीके से लोन ले लिया, जो कि लोन 12 लाख रुपए का था, ठीक है। मैंने क्या करा, कुछ लोन तो बैंक से लिया 5 6 लाख रुपए तक का, और कुछ लोन मैंने अपने रिलेटिव से ले लिया, और कुछ और भी फ्रेंड से ले लिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैंने इस तरीके से 12 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब अगर मेरी कंपनी है, तो उस केस में जो भी मेरे क्रेडिटर्स हैं,
जो भी मेरे क्रेडिटर्स हैं, मतलब कि ये जो 10 लाख 12 लाख रुपए जो मैंने लोन ले रखे हैं, अगर ये मैं इनको पैसे पेमेंट नहीं करता हूं, मैं अगर इनको पैसे की पेमेंट नहीं करता हूं, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि कंपनी को इंसॉल्वेंट कर दो, और उसके बाद मेरी कंपनी के टोटल टोटल एसेट्स की वर्थ निकाली जाएगी। 10 लाख रुपए की वर्थ थी और मेरी कंपनी के ऊपर बकाया था 12 लाख रुपए का। इसको इसी में सेटअप कर दिया जाएगा, इसको इसी में क्या कर दिया जाएगा, सेटअप कर दिया जाएगा। 10 लाख के हिसाब से जिसको जिसको जितना बनता है उतना उतना कम उसको दे करके उसका निपटारा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दैट सीट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो वही मेरी, मैंने खुद के नाम पे ही बिजनेस अगर मैं रन कर रहा हूं, तो ये मेरे पास में जो एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के और मेरे ऊपर बकाया है 12 लाख रुपए का, तो 10 लाख तो जाएंगे जाएंगे, जो 2 लाख बकाया है ये मुझे अपनी पर्सनल एसेट से मेरे पास जो खुद की एसेट होगी उसको बेच करके मुझे चुकता करना पड़ेगा, उसको बेच करके मुझे चुकता करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि मैं अपने अकाउंट पे ही पेमेंट ले रहा हूं। अगर मैंने कंपनी खोल दी होती तो वो सब कुछ कंपनी का तो अलग है, क्योंकि मालिक अलग है, कंपनी अलग है, तो कंपनी का अलग है। तो इस केस में होता है क्या, इस केस में ये चीजें होती। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया कि कंपनी हम बनाते क्यों हैं और इसके पीछे रीजन क्या होता है, कंपनी बनाने के पीछे रीजन क्या होता है, नॉर्मली बिजनेसेस कंपनी क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया। ठीक है, तो जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड में हम यही चीजें देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से आपको फॉर्म करनी है, कंपनी बनानी कैसे है आपको, तो कंपनी किस तरीके से आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। उसके बाद आपका चैप्टर थर्ड आता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि शेयर्स में ट्रेडिंग करती हैं, उनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं बीएससी एनएससी में। ठीक है, शेयर्स उनके लिस्टेड होते हैं बीएससी एनएससी में। तो बीएससी एनएससी क्या होती है ये भी हम देखेंगे, बट हम देखेंगे इसको चैप्टर नंबर थर्ड में। तो हमें ये चैप्टर पढ़ना है और इसमें हम इसके बारे में कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। अगर कोई कंपनी है जो कि चाहती है कि मेरी भी शेयर्स बीएससी या एनएससी में लिस्ट हो जाएं, मेरे भी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्ट हो जाएं, तो उस केस में कंपनी किस तरीके से काम करेगी, या कंपनी चाहती कि मुझे पब्लिक से पैसे रेज करने, मुझे पब्लिक से पैसे रेज करने, तो उस केस में कंपनी प्रोस्पेक्टस किस तरीके से रेज करेगी। ठीक है, अगला आपका चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 है आपका शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। तो शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी की शेयर कैपिटल कैसे होते हैं, इसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है शेयर कैपिटल के लिए। कंपनी के पास में जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे कैसे होते हैं। कोई लैगिंग आ रही है या आज की वीडियो ठीक चल रही है, स्ट्रीम अच्छी अच्छी हो रही है, कोई लैगिंग तो नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आपका यहां पे है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 है आपका अच्छा अच्छा, मिड में थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आई थिंक ये थोड़ी सी इंटरनेट की इशू है। नेट में क्या होता है कि अब जैसे फ्लैक्चुएशन थोड़ी सी होती रहती है। ठीक है, जैसे मान लो कि जो नेट है अगर उसकी स्पीड थोड़ी सी कभी ज़्यादा या कम होती है तो उस केस में थोड़ा सा वो होता होगा। बट मेरे यहाँ मैं भी एक आईडी से मैं रन कर रहा हूँ, तो हल्की फुल्की 2-4 सेकंड के लिए तो हुई थी, बट वैसे अभी अभी तक तो ओके है। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 है आपका, ये है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। कंपनीज किस तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि डिपॉजिट्स होते ही क्या हैं, कंपनीज एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स क्या होते हैं और कंपनीज किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करती हैं। चार्जेस कंपनी किस तरीके से रजिस्टर कर सकती है। देखो वैसे क्या होता है कि कंपनी ने कोई लोन लिया, ठीक है, कंपनी ने कोई लोन लिया, तो लोन लेने के बाद उस कंपनी ने किसी अपनी एसेट के ऊपर लोन लिया। मान लो कि कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी ने अपनी बिल्डिंग के ऊपर लोन ले लिया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक से अगर लोन लिया तो बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा कि देखो जी ये ना बिल्डिंग पे मैं चार्ज लगा रहा हूँ। अब वो हम पढ़ेंगे चार्ज एक्चुअली में होता है क्या है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बैंक बोलेगा कि इस बिल्डिंग पे मैं चार्ज लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही बैंक चार्ज लगा देगा, कंपनी की अब जिम्मेदारी होती है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी अब उस चार्जेस को आरओसी को बताए। तो कंपनी को उसके लिए फॉर्म फिल करने होते हैं, कंपनी को आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है, तो उसी को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। कंपनी क्या करेगी, चार्जेस को रजिस्टर करेगी।
तो ये भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हम ये जानेंगे इसमें कि कंपनी किस किस तरीके से चार्जेस को रजिस्टर कराती है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर ये जो चैप्टर है बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें हम बहुत चीजें देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से इसकी एजीएम होती है, कंपनी की ईजीएम कैसी होती है, कंपनी किस तरीके से नोटिस भेजती है। एजीएम ईजीएम से पहले कंपनी नोटिस भेजती है, तो नोटिस कंपनी किस तरीके से भेजती है, कंपनी किस किस तरीके से नोटिस भेज सकती है, और कंपनी में मीटिंग्स किस किस तरीके से होती हैं। ठीक है, कंपनी मीटिंग कैसे कैसे कंडक्ट करा सकती है, तो ये हम सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी ने डिविडेंड इशू किया। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं तो मैंने कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक शेयर में इन्वेस्ट करा था टाटा स्टील में। ठीक है, टाटा स्टील, आई होप कि आपने सुना होगा। टाटा स्टील का शेयर था, कुछ दिन पहले ही उसका एक स्प्लिट हुआ है। पहले वो शेयर था 10 रुपए का, तो शेयर स्प्लिट हो गया है। स्प्लिट मतलब क्या होता है कि शेयर्स को, जैसे आपके पास में 10 रुपए की नोट है, ठीक है, 10 रुपए की नोट आप गए, आपने उसका खुला करा लिया, आपने 10 एक एक के सिक्के ले लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, 10 रुपए के नोट को आपने सिक्के में स्प्लिट करा दिया, आपके पास में अब 10 सिक्के हो गए। तो शेयर में भी क्या होता है, शेयर पहले इस कंपनी का था 10 रुपए का एक शेयर था, इस कंपनी का एक शेयर था 10 रुपए का। ठीक है, इस कंपनी ने स्प्लिट कर दिया, 1 रुपए के कर दिए शेयर को, तो टोटल इस कंपनी के 10 शेयर हो गए। तो इस कंपनी का कुछ दिन पहले ही शेयर स्प्लिट हुआ है, शेयर स्प्लिट हुआ है। ये भी हम पढ़ेंगे कि शेयर स्प्लिट होता क्या है। ठीक है, इसी कंपनी लॉ में आपका ये है शेयर स्प्लिट। अब देखो जी, इस कंपनी से, टाटा स्टील से कुछ दिन पहले मुझे डिविडेंड मिला। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा था। ठीक है, जब मैंने शेयर को परचेज किया तो आई थिंक कि 800 या 850 रुपए का था, 850 रुपीज के आसपास का ये शेयर था। ठीक है, तो मैंने इस कंपनी में अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, कुछ मैंने शेयर्स परचेज किए थे। जब मैंने शेयर्स परचेज किए थे तो शेयर्स धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और बाद में इस कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी। डिविडेंड पता है कितने का, एक डिविडेंड, एक शेयर पे डिविडेंड था 51 रुपीज का, 51 रुपए का डिविडेंड एक शेयर पे। ठीक है, तो इस कंपनी से मुझे अच्छा खासा कुछ डिविडेंड भी आ गया था उस टाइम पे। और उसके बाद मैंने बाद में, अभी तो खैर शेयर स्प्लिट हो गए तो थोड़ा सा भी ऊपर कंपनी के शेयर्स और गए हैं, बट मैंने पहले ही एग्जिट कर लिए इसमें से। ठीक है, तो सर अभी देखो होता क्या है कि कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब क्या, कंपनी सोचती है कि चलो जी ये ना हमारा शेयर होल्डर है और हम, ये भी शेयर होल्डर है, तो हम क्या करेंगे, कुछ अपने प्रॉफिट्स का पार्ट हम इसको दे देंगे, अपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम इसको दे देंगे। तो कंपनी क्या करती है, टाइम टू टाइम डिविडेंड पेमेंट करती रहती है। कुछ कंपनीज बीच बीच में भी डिविडेंड पे कर देती हैं, और कुछ कंपनीज जैसे उनका कंप्लीट प्रॉफिट आ जाता है साल के एंड में, तो जैसे मार्च जैसे खत्म हो जाएगा, मार्च के बाद अपना फाइनल डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है। तो कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं, कुछ कंपनीज डिविडेंड नहीं पे करती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी, मतलब दिस इज नॉट मैंडेटरी, डिविडेंड पे करना कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ने एक बार बोल दिया कि मैं डिविडेंड पे कर रही हूं, उस केस में मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, वैसे कंपनी के लिए डिविडेंड की पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी को। हाँ जी बिल्कुल, आप रिज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस तो चलती रहेंगी। ओके, चैप्टर 9 है आपका, ये है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के अकाउंट कैसे कैसे बनाने होते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो सर ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 आपको आपके ऑडिट में भी मिलेगा, तो वहां पे भी आप पढ़ोगे और यहाँ पे भी आप पढ़ोगे। तो ये आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और इसमें इस तरीके से कुछ आपको पढ़नी होती है। इसके बाद आपका आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल जनरल क्लॉसेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो ये फिर से कुछ ब्रीफ रहा इन चैप्टर्स के बारे में कि क्या क्या आपको पढ़ना है। एक बार मैं आपको कुछ और भी इन डिटेल बता देता हूं कि इसमें सेक्शंस कैसे कैसे हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। तो यहाँ पे मेरे पास में एक पीपीटी है, मैं आपको दिखाता हूं। तो सर ये रहा आपका कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कि सेक्शन नंबर 1 to 2 ये है आपका नेम एंड एक्सटेंट ऑफ कंपनी डेफिनेशन। तो पहला जो चैप्टर है आपका ये है सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 2 तक, इसमें 2 ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। इसके बाद आपका आता है सेकंड चैप्टर, ये है आपका इनकॉर्पोरेशन का, इनकॉर्पोरेशन। इसमें सेक्शन नंबर 3 से लेकर के, फ्रॉम सेक्शन 3 to 22, सेक्शन 3 से लेकर के 22 तक इसमें आपको मिलता है। ठीक है,
इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो 22 तक तो हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है, 22 तक तो हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। हम इसमें पढ़ेंगे 23 से लेकर के 42 तक, ठीक है। अगला आपका आता है चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। इसमें सेक्शन नंबर 43 से लेकर के सेक्शन नंबर 72 तक। नेक्स्ट इज 73 टू 76A, ये है आपका डिपॉजिट्स वाला चैप्टर। ये पीडीएफ में कोई दिक्कत आ रही है तो इसलिए ये बार बार ये स्लाइड हो जा रहा है। हाँ जी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सर चार्जेस का चैप्टर। इसमें है सेक्शन नंबर 77 से लेकर के 87। अब सर देखो यहाँ पे जो सेक्शंस होते हैं, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से मैं आपको सेक्शंस क्यों दिखा रहा हूं इसके बारे में बताता हूं। सर सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 हमें ये बताता है, चैप्टर का नाम क्या है, नेम एंड एक्सटेंट ऑफ द लॉ, ठीक है। इस कंपनी, ये जो कंपनी एक्ट 2013 है, तो इसका एक्सटेंट कहां तक है, ये कंपनीज एक्ट 2013 कहां तक फैला हुआ है, तो हमें चैप्टर नंबर 1 में इसको पढ़ने को मिलेगा। और ये सेक्शंस कौन कौन से हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। इसके बाद आपका आता है सेक्शन नंबर 3 टू 22, तो 3 से लेकर के और सेक्शन नंबर 22 तक चैप्टर नंबर 2 में रखे गए हैं, जो कि आपका है इनकॉर्पोरेशन। इस चैप्टर में आपको सब कुछ ये पढ़ने को मिलेगा जो कि कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। तो जो भी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट से रिलेटेड में जो चीजें हैं, सेक्शन 23 से लेकर के और सेक्शन नंबर 42 तक इसके बीच में दी गई हैं। सेक्शन 23 से लेकर के और सेक्शन 42 तक यहां पे गिवन है। इसके बाद सेक्शन 43 से सेक्शन नंबर 72, ये है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से रिलेटेड में जो भी चीजें हैं आपको कहां पे मिलती हैं, सेक्शन नंबर 43 से लेकर के सेक्शन नंबर 72 तक। इसके बाद आपका जो भी डिपॉजिट्स हैं, तो यहां पे 3 सेक्शंस हैं, 73 से लेकर के 76, ये है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और आपका अगला आता है सेक्शन नंबर 88 टू 122, जो मैं आपको चैप्टर बताया था, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर ये बहुत बढ़िया चैप्टर है और इस चैप्टर से मार्क्स भी अच्छे खासे आते हैं। इसके बाद आपका आता है डिविडेंड, सेक्शन नंबर 123 से लेकर के सेक्शन नंबर 127 डिविडेंड। और इसके बाद कंपनीज अकाउंट 128 से लेकर के और 138, और लास्ट में आपका ऑडिट 139 से लेकर के सेक्शन नंबर 148। ये है सर आपका ऑडिट, ठीक है। तो आपको टोटल इसमें 148 सेक्शंस पढ़ने हैं सीए इंटर में, कंपनीज एक्ट 2013 में। इतने आपको जो सेक्शंस है सेक्शंस पढ़ने हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल सेक्शंस आपके 470, ठीक है। नाउ अब सर इसमें मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, और ये है आपका, हम देखते हैं पेपर का पैटर्न, ठीक है। तो ये आपका जो पेपर का पैटर्न है, हाँ जी, तो सर ये आपके पेपर का पैटर्न है। मैं आपको पेपर अभी, ये जो क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट का, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन तो दिख रही है। इज एनीवन अवेलेबल? हाँ जी, चलिए ग्रेट। तो सर यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। और इसमें गिवन क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो कैसे आते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, ये आपका मई 22 का पेपर, मई 22 का पेपर रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, ठीक है। इसमें गिवन क्या है कि द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 2 पार्ट। इसमें पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा, 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में क्या होता है, इसमें होता है एमसीक्यूज। पार्ट 1 में आपके होंगे एमसीक्यूज, ठीक है। पार्ट 1 में आपके एमसीक्यूज होंगे और पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ और भी चीजें गिवन है कि आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपके इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला आपका पार्ट 2 आया यहाँ पे, और पार्ट 2 में ये 70 मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं, 70 नंबर के क्वेश्चन
जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि 70 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि होते हैं डिस्क्रिप्टिव में। अब इसमें क्वेश्चन पेपर कंप्राइज ऑफ 4 क्वेश्चंस, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी है। सर देखो, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार हम काउंट करते हैं कितने नंबर का है। देखो यहाँ पे पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कंपलसरी होता है। इसको अगर आपने छोड़ा तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आपने पार्ट वन छोड़ा, पार्ट टू का क्वेश्चन फर्स्ट अगर आपने छोड़ दिया, उस केस में आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो पेपर नंबर वन, सॉरी पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3+3 = 6। ठीक है, 6 नंबर का यहाँ पे आ गया। इसमें ए एंड बी, हाँ जी, 3+3 = 6, और उसके बाद बी है, बी भी 3 नंबर का। सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 9, और उसके बाद 9+3 इज इक्वल टू 12। तो सर यहाँ पे जो पेपर ओके, इसके बाद सी पार्ट है 12+4, 16+3 = 19। 19 नंबर का ये टोटल आपका पेपर होता, ये क्वेश्चन फर्स्ट होता है। तो सर 19 नंबर का ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, आप देखोगे कि इसमें पार्ट फर्स्ट गिवन नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज नहीं प्रोवाइड करता है। एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आपको इसका कुछ नहीं मिलेगा। पार्ट सेकंड से ही यहाँ पे स्टार्ट है, बट आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें पहले पार्ट वन होगा, और पार्ट वन में आपके एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज के बाद आपके क्या होंगे, बाकी आपका पार्ट टू होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव वाले होंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन क्या है कि पार्ट वन, सॉरी पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर वन ये कंपलसरी होता है, ये है कंपलसरी। और उसके बाद के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये तो कंपलसरी है, एंड एनी 3 आउट ऑफ रिमेनिंग 4। 5 क्वेश्चन है टोटल, 5 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, और बाकी 4 में से 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट वाला कंपलसरी है, बाकी 4 में से आपको 3 करने होते हैं। अब देखो ये साहब, हम आगे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ गिवन है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट कंपलसरी है, और उसके बाद आपके बाकी 3 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 4। हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आपका सजेस्टेड भी है, सजेस्टेड यहाँ पे गिवन है, और ये आपका जो सजेस्टेड है अभी तो खैर जो ये जो पेपर है मई 22 का, इसका सजेस्टेड अभी तक आया है नहीं, तो दिसंबर 22 का सजेस्टेड भी अवेलेबल है। मैं आपको ये दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट क्या करता है। इंस्टीट्यूट आपको सजेस्टेड देगा। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी आपके क्वेश्चन है सबका यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप एग्जाम दे लेते हो, एग्जाम देने के बाद जैसे इंस्टीट्यूट ये आंसर्स पब्लिश कर देता है अपनी वेबसाइट पे, उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके और आप देख सकते हो, अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो कि हाँ इंस्टीट्यूट के हिसाब से क्या मैंने लिखा था या नहीं लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स किस किस तरीके से होते हैं, पेपर आपके होते हैं डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था। पार्ट वन होगा आपका एमसीक्यू और पार्ट टू होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, चलिए जी, तो हमने ये भी देख लिया। हम थोड़ी सी इसमें मार्किंग देखते हैं, मार्किंग करते हैं कि इसमें जो मार्किंग होती है, मार्किंग किस किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपको कहां कहां से कितने मार्क्स आपके आते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो एक बार पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, मैं इसको फटाफट से जरा इरेज कर लेता हूं, और इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्किंग कैसे कैसे आपकी होती है। ठीक है, हाँ जी, तो सर देखिए यहाँ पे जो पहले आपके 4 चैप्टर्स हैं,
ये जो चैप्टर है इसको तो आप काउंट ही मत करो क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर सेकंड से लेकर के और चैप्टर नंबर 4 तक, ठीक है, फर्स्ट से लेकर के 4 तक आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं ये होते हैं 18 से 24 या 25 मार्क, 18 से 24 या 25 मार्क, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5, 6 एंड 7, चैप्टर 5, 6 एंड 7, ये जो 3 चैप्टर्स हैं इससे भी आपके अप्रोक्सीमेटली 18 टू 24 या 25 मार्क्स आपके आते हैं। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 10, 8 से लेकर के 10, इसमें अप्रोक्सीमेटली आपके आते हैं 15 टू 20 और 21 मार्क्स, 15 से लेकर के 20 या 21 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंपनीज है 2013 के, इस तरीके से मार्किंग होगी, यहां से इतने इतने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद आपका अगला आपका आता है अदर लॉ, ठीक है। अदर लॉ में आपके जो टॉपिक्स हैं, पहला है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो सर कॉन्ट्रैक्ट में आपका आता है 8 से लेकर के 14 नंबर का, इसमें से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, छोटा टॉपिक है और इसमें से आपको 8 टू 14 मार्क्स से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेगोशिएबल। तो सर नेगोशिएबल में आपको ये भी लगभग 8 टू 14 मार्क्स से आते हैं, ये भी छोटा टॉपिक है नेगोशिएबल। जनरल क्लॉसेस जिसको बोलते हैं जीसीए, 8 टू 10, और इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, ये होते हैं आपके 6 टू 10 मार्क्स के, 6 से 10 नंबर के आपके चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो सर इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा कौन कौन से पार्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पार्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर सेकंड से लेकर के चैप्टर नंबर 4, 18 से लगभग 24-25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 5 से लेकर के 7, 18 से लगभग 24-25 नंबर के क्वेश्चंस। 8 से लेकर के 10 या आपके 20 या 21 नंबर के, 15 से 20 या 21 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपका जो आपका चैप्टर 1 है, जो आपका अदर लॉ है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट से 8 से 14 नंबर के क्वेश्चंस, नेगोशिएबल से 8 से 14 नंबर, जनरल क्लॉजेस 8 से 10, और बाकी आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स ये 6 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डन हो गया, आगे चलें। हाँ जी आगे चलें। चलिए, इतने पॉइंट में किसी कोई डाउट, इतने पॉइंट में कोई डाउट? चलिए, सो अब बेसिकली हम चलते हैं जो आपका चैप्टर फर्स्ट है। तो चैप्टर फर्स्ट में आपको ये पीडीएफ मिली होगी मेरी ओर से, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, सर चैप्टर फर्स्ट एकदम बेसिक चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया से इसको हम पढ़ेंगे। और चैप्टर फर्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 ही सेक्शंस हैं, एक तो आपका सेक्शन नंबर 1 है और दूसरा कौन सा है, सेक्शन नंबर 2। दो सेक्शन में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म है, 2 सेक्शन में आपका पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड 2, इसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन सेक्शन नंबर 2 जो है इसमें डिफिनेशंस बहुत ज्यादा है। सेक्शन 2 में आपके पास में डिफिनेशंस आप देखोगे, डिफिनेशंस बहुत ज्यादा हैं। और साथ में जो ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ में आप देखोगे कि क्वेश्चंस या जो ऑलरेडी डिफिनेशंस कई बार आ रखी हैं, तो ये डिफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं कि कौन कौन सी डिफिनेशन कौन से पेपर में आई थी। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो डिफिनेशंस हैं, ये सारे डिफिनेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे सेक्शन 2 के। और इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस जो हैं, इंस्टीट्यूट में जो बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है, ये भी टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस ये भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इवन अगर आप इस नोट्स को पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
क्योंकि इस तरीके से मैंने बुक बना रखी है कि सारे के सारे बुक के पॉइंट्स और सारे के सारे क्वेश्चंस ये भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और वैसे भी एग्जाम्स अगर कोई आप पढ़ रहे हो, कोई किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मत पढ़ना इंस्टीट्यूट की बुक, बिल्कुल आप पढ़ना, ठीक है, वो तो बिल्कुल थंब रूल है कि आपको पढ़ना है इंस्टीट्यूट का मटेरियल। लेकिन वैसे भी इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है सब कुछ आपको मेरी बुक्स में मिल जाएगा। जो भी चैप्टर्स की मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा वो सब कुछ उसमें ऑलरेडी चीजें होंगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 ये बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। बेसिकली जो सेक्शन 1 है, तो हमें ये बताएगा सेक्शन 1 कि ये जो हमारा एक्ट है, हमारा जो एक्ट है ये कहां कहां पे एप्लीकेबल है, ठीक है। हमारा सेक्शन 1 ये बताता है। सेक्शन 1 क्या बताता है? सेक्शन 1 हमें ये बताता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि ये हमारा जो एक्ट है ये कहां कहां पे एप्लीकेबल है, इसका जो एक्सटेंट है ये एक्ट कहां कहां तक लगेगा, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, इस सेक्शन का नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल ये, दिस एक्ट में बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले यहां पे लिखा क्या है कि देखो जी ये जो एक्ट है ना, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2013। ये हमारा एक्ट का नाम क्या है, ये है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। देखो नॉर्मली जो भी एक्ट जिस ईयर में आ रहा होता है, जो भी एक्ट जिस साल में आता है तो उसका ईयर वहीं पे लग जाता है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन यहां पे हुआ क्या, कंपनीज एक्ट 2013 तो 2013 में सिग्नेचर तो कर दिया था प्रेसिडेंट ने, लेकिन 2013 में आया तो था नहीं, उसके कुछ ही सेक्शंस आए थे। सारे सेक्शंस तो बाद में आते गए, धीरे धीरे आते गए। 1956 वाले सेक्शंस को इन्होंने रिप्लेस किया और धीरे धीरे सेक्शन सारे के सारे 2013 वाले आए। लेकिन फिर भी इसको हम कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है, इसके सेक्शन 1 में ही, सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में लिखा क्या है, इसको हम बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2013। इसीलिए हम बोलते हैं इसको कंपनीज एक्ट 2013। अगर यहां पे नहीं लिखा होता तो हम क्या करते, नहीं बोलते। तो क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, इस एक्ट को हम बोलेंगे कि ये हमारा एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। अब यहां पे आपको एक डाउट आएगा, मैंने आपको ये बोला था कि देखो जी ये सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 है, वैसे इसको पढ़ते हैं ऐसे नहीं है, हम इसको पढ़ते हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1। जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, जो लीगल लैंग्वेज होती है, इसको हम बोलते हैं, जो हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने सब सेक्शन 1 पढ़ा तो हम इसको पहले बोलेंगे सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1। तो ये है लीगल लैंग्वेज, लीगल रीडिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1, ठीक है। तो सर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1 क्या बोलता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन आपको ये भी डाउट होगा, आपने दो तीन चीजें पढ़ी होंगी, एक तो सब सेक्शन होता है और एक होता है क्लॉज। एक सबसेक्शन होता है और दूसरा क्लॉज होता है। तो हम सबसेक्शन किसको बोलते हैं, क्लॉज किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सेक्शन 2 में हम चलते हैं, सेक्शन 2 में हम चलते हैं, ये आपका सेक्शन 2 है, ठीक है, आपका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 और यहां पे 1 लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2। क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 इसको हम क्लॉज बोल रहे हैं, और यही अगर सेक्शन 1 में है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब सेक्शन। डिफरेंस क्या है, हम इसको क्लॉज क्यों बोलते हैं और उसको हम सब सेक्शन क्यों बोलते हैं, रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो जी, सब सेक्शन तभी बनेगा जब ये सेक्शन का पार्ट होगा। सब सेक्शन तभी बनेगा जब ये सेक्शन का पार्ट होगा, ध्यान रखना मेरी बात। सब सेक्शन तभी बनेगा जब ये सेक्शन का पार्ट होगा। सब सेक्शन को समझने के लिए हमें उस सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमें सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर मैं इसके सब सेक्शन को पढ़ूं, इसके अगर मैं सब सेक्शन को पढ़ूं
तो ये क्या बोलता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट बोला जाएगा कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट, कौन सा एक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 को समझने के लिए, ठीक है, सबसेक्शन 1 को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शन 1 का पार्ट है, सेक्शन 1 का पार्ट है, ये इंडिविजुअली स्टैंड नहीं करता, इंडिविजुअली ये स्टैंड नहीं करता, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पूरा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सब सेक्शन 1 का, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1, ठीक है। देखो, दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। इसके बाद जो हमारा सब सेक्शन 2 है, गिवन क्या है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अब ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये सेक्शन 1 के ही पार्ट्स हैं। सेक्शन 1 में लिखा है कि देखो जी हम क्या करेंगे, हम सेक्शन 1 में बता रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 का शॉर्ट टाइटल, इसका एक्सटेंड बताएंगे, कमेंसमेंट बताएंगे और इसका एप्लीकेशन बताएंगे। तो इसके नीचे लिखा क्या है, इसी के पार्ट्स हैं। ये हमारा सबसेक्शन 1 है कि ये जो हमारा सेक्शन 1 के बारे में हम जो बता रहे हैं, सेक्शन 1 के बारे में जो हम बता रहे हैं, तो हमने सेक्शन 1 में सब सेक्शन 1 बताया कि देखो जी ये हमारा जो एक्ट है ना, हम इसको बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2013। इतना समझ आया। ये कहां कहां पे एप्लीकेबल होगा, ये होगा पूरे इंडिया पे। क्या, कंपनीज एक्ट 2013 ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट क्या बोलता है, अगला पार्ट ये बोलता है दिस सेक्शन शैल कम टू फोर्स। अब देखो मैंने आपको जो पहले बात बताई थी ना कि हमारा जो सेक्शन है पूरा एक ही बार नहीं आया था, ये बारी बारी आया था। ये कहां पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 लिखा है दिस सेक्शन शैल कम एट फोर्स टू फोर्स एट वंस, ठीक है। And the remaining provisions of this act shall come into force on such date as the CG may, by notification in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this act, and any reference in any provisions to the commencement of this act shall be construed as the reference to the coming into force and that provisions। अब देखो जी यहां पे बोल क्या रहा है हमारा एक्ट, हमारा जो सबसेक्शन 3 बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो जी वैसे तो नॉर्मली सारे सेक्शंस एक ही बार आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शंस वैसे एक ही बार आ जाते हैं, जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो उसके बाद जो सेक्शन है ये आ जाता है, ये हमारा जो एक्ट है ये एक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन 1 है, यहाँ पे बोला जा रहा है सेक्शन 1 के बारे में। ये सेक्शन तो हम क्या करेंगे, अभी डाल देंगे, सेम टाइम से एप्लीकेबल हो जाएगा। जो सेक्शन 1 है सेम टाइम से एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन सारे सेक्शंस एक साथ नहीं आएंगे, सारे सेक्शंस एक साथ नहीं आएंगे। सारे सेक्शंस कब आएंगे, जब सीजी चाहेगा, सीजी उसके डेट्स को नोटिफाई करेगा टाइम टू टाइम। जैसे सीजी को लगता है कि हाँ जी अब ये जो सेक्शन है ना, इसको मुझे 1956 वाले सेक्शन को हटा करके कंपनीज एक्ट 2013 वाले सेक्शन को इंसर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सीजी को जब ये लगे तो सीजी क्या करेगा, सीजी उस केस में अब यहां पे इस सेक्शन को हटा करके कर देगा, ठीक है। तो सारा आपका एक्ट एक साथ नहीं आएगा, सारा जो एक्ट है एक साथ नहीं आएगा। हम अभी फिलहाल में सेक्शन 1 को हम पारित कर देते हैं, सेक्शन 1 तो सेम टाइम आपका अभी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि देखो जी ये कंपनी एक्ट 2013 हम बोलेंगे इसको, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सारे सेक्शंस एक साथ नहीं आएंगे, सारे सेक्शंस कैसे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। जब सीजी को लगेगा कि ये सेक्शन मुझे लेके आना चाहिए, तब उस केस में यहां पे ये हमारा जो सेक्शन है ये धीरे धीरे सीजी क्या करेगी, सेक्शंस को नोटिफाई करती जाएगी और उसके बाद सेक्शंस फोर्स में आते रहेंगे, ठीक है। नाउ ये तो हमारा हो गया सेक्शन 1 की बात। और मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि देखो जी ये जो सारा पार्ट है ना, सब सेक्शन जो हम बोलते हैं, तो उसी सेक्शन का ही पार्ट होता है, उसी सेक्शन का पार्ट होता है। जैसे कि आप कोई ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, आप ऐसे लिखते हो, ऐसे में उसी रेफरेंस से रिलेटेड में जो हेडिंग से वो डालते हो, ऐसे में उसी रेफरेंस से जो चीजें होती हैं वो आप डालते हो, ठीक है। तो सेक्शन क्या है, सेक्शन यहां पे ये है और इसी सेक्शन के सारे ये पार्ट्स हैं, आपके सब सेक्शंस होते हैं। लेकिन जो क्लॉज होता है, क्लॉज आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं क्लॉज। यहां पे गिवन है क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2, क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2, यहां पे गिवन क्या है, क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2। सर क्लॉज है ना ये इंडिपेंडेंट होता है,
सारे क्लॉजेस एक दूसरे से अलग होंगे। अब जैसे हमने जो सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि सेक्शन के नीचे जो भी सब सेक्शंस थे वो सारे सेक्शन के ही पार्ट थे, तो ही उसको हम सब सेक्शन बोलते हैं। मतलब कि एक माँ बाप के बच्चे, एक तरीके से समझो कि वो सारे के सारे एक मम्मी पापा के बच्चे हैं, ठीक है, उसी से रिलेट करते हैं। तो सारे के सारे एक मम्मी पापा के बच्चे हैं। लेकिन जो क्लॉज है ना, क्लॉज ऐसा नहीं है। क्लॉज क्या है, एक दूसरे से अलग है, सारे के सारे एक दूसरे से अलग है। अब यहाँ पे क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 गिवन क्या है कि यहाँ पे डिफिनेशन गिवन है। डिफिनेशन है एब्रिज प्रोस्पेक्टस की। एब्रिज प्रोस्पेक्टस के यहाँ पे डिफिनेशन गिवन है। अब एब्रिज प्रोस्पेक्टस की यहाँ पे डिफिनेशन है, ठीक है। क्लॉज 2 क्या है, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहा है? क्या एब्रिज प्रोस्पेक्टस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑल्ट्रेशन या एपेलेट अथॉरिटी, क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहा है? बिल्कुल ये रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। आई होप कि आपको सब सेक्शन और क्लॉज में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। पॉइंट इज क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट सब सेक्शन और क्लॉज में? कोई डाउट सब सेक्शन या क्लॉज में? कोई डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, हमने यहां पे ये देख लिया चैप्टर फर्स्ट का जो आपका सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 हमने ये देख लिया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। तो हमारा जो एक्ट है यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, दिस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू। अब ये जो प्रोविजंस हैं कहां कहां पे अप्लाई होगा? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे जो सबसेक्शन 4 है, जो सबसेक्शन 4 में अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ठीक है, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां पे सबसे पहले क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, यहां पे ना फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 जो है हम इसको फोर्स में लेके आ जाएंगे। सेक्शन 1 तो एप्लीकेबल अभी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी सेक्शंस हैं धीरे धीरे आते रहेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 1 आ गया। इसके बाद इसके सबसेक्शन 4 में लिख के आ रहा है गवर्नमेंट, यहां पे बोला क्या है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू। ये अप्लाई कहां कहां पे होगा? ये अप्लाई होगा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। जो कंपनीज इस एक्ट के अंडर में इनकॉर्पोरेटेड है उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है, और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो सर देखो इसमें लिख के आ रहा है, इसको ध्यान से आप समझो। मान लो इसके पहले जो कंपनी लॉ था वो था कंपनीज एक्ट 1956, 1956 था। मैंने कंपनी बनाई आज, ठीक है, मैंने कंपनी बनाई। मान लो कि मेरा जो बर्थ है 1956 से पहले का है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा जो बर्थ है 1956 से पहले का है, और मैंने क्या करा, मैंने एक कंपनी बनाई थी जो कि रजिस्टर्ड थी अंडर 1956, 1956 वाले एक्ट में मैंने उसको रजिस्टर कराया था, ठीक है। मैंने उस कंपनी को 1956 वाले एक्ट में रजिस्टर कराया था, तो उस पे लगता था कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 लगता था। अब आ गया 2013, अब आ गया 2013, ठीक है। जब 2013 आ गया, कंपनीज एक्ट 2013, तो 1956 वाला तो खत्म हो गया, अब यहां तो कैंसिल, इसका तो खेल ही खत्म है। 2013 आ गया, तो क्या आप मुझे ये बताओ, मेरे ऊपर अगर गवर्नमेंट ने ये लाइन अगर नहीं लिखी होती, मैं इस लाइन को काट देता हूं, मैं इस लाइन को काट देता हूं, क्या मेरे ऊपर कोई कंपनी लो लगता या नहीं लगता? क्या मेरे ऊपर कोई कंपनी लो लगता? गवर्नमेंट ने अगर इस सब सेक्शन को नहीं लिखा होता तो क्या मेरे ऊपर कोई एक्ट लगता या नहीं लगता? सर नहीं लगता। क्यों? ये तो कंपनी से 2013 है, मेरी कंपनी कहां पे है, 1956 में रजिस्टर्ड है, तो मेरे ऊपर तो 1956 वाला लगता। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जी, चाहे आप
2013 वाले में हो या 2013 वाले से पहले वाले में हो, सब पे एप्लीकेबल होगा। अगर गवर्नमेंट ये बात नहीं लिखती तो क्या होता, बड़ी दिक्कत हो जाती। जो कंपनीज है बोलती कि देखो जी हम तो 1956 वाले हैं, हम पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। बात समझ आ रही है? गवर्नमेंट ने क्या किया, ये बात लिख दिया कि देखो जी कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो चाहे आप इस एक्ट में हो चाहे किसी दूसरी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, आप पे ये लगेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए कोई अगर कंपनी है एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/1/1972, 1972 में ये रजिस्टर्ड थी, तो इसमें क्या होता कि इसमें 1956 वाला एक्ट लग जाता, 1956 वाला एक्ट लग जाता। तो अब क्या है, जैसे ही 2013 आया कंपनी से 2013, तो उस केस में इस कंपनी पे 1956 ना लग करके कौन सा लग जाएगा, 2013 वाला लग जाएगा, 2013 वाला कंपनी एक्ट लग जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला पॉइंट है इंश्योरेंस कंपनीज except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of this Insurance Act 1938 or the Insurance Regulatory and Development Authority। ओके, तो यहां पे इस लाइन का मतलब क्या है, देखो इसको हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। ये जो लाइन है इसमें बोल क्या रहा है, देखो जी इसमें बोला क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज, हम यहां पे बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज की। ठीक है, अब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन पे लगता है इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, आईआरडीए वाला, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, तो यहां पे इन पे ये वाला एक्ट लगता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है आईआरडीए, तो आईआरडीए का एक्ट लगता है कौन सी कंपनीज पे, इंश्योरेंस कंपनीज पे। ठीक है, तो यहां पे एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी पे लगता है आईआरडीए एक्ट, और यहां पे कंपनी से 2013 भी लगेगा। मान लो कोई ऐसा सेक्शन है, मान लो कोई ऐसा सेक्शन है जो कि दोनों के बीच में क्लैश हो गया। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा सेक्शन है, कंपनी से 2013 बोलता है, ठीक है, कि आपको ये काम करना आपके लिए मैंडेटरी है, आपके लिए ये काम करना मैंडेटरी है। कंपनी से 2013 बोलता है, कंपनी से 2013 क्या बोलता है कि देखो जी सारी कंपनीज के लिए ये काम करना मैंडेटरी है, सारी कंपनीज के लिए ये काम करना मैंडेटरी है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आईआरडीए एक्ट क्या बोलता है कि नहीं जी, आपके लिए जो भी कंपनीज आईआरडीए में रजिस्टर्ड हैं, जो भी कंपनीज को इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनको आईआरडीए एक्ट फॉलो करना होता है, आपके लिए ये काम नहीं करना है, आपको ये काम नहीं करना है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या उन पे कंपनी से 2013 एप्लीकेबल होगा या आईआरडीए एक्ट एप्लीकेबल? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कंपनी से 2013 बोलता है कि नहीं जी आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस आईआरडीए एक्ट क्या बोलता है, आईआरडीए एक्ट क्या बोलता है कि आपको ये काम नहीं करना होगा। आपके हिसाब से यहां पे किसकी बात मानी जाएगी, किसकी बात यहां पे मानी जाएगी? चैट में फटाफट से आंसर दीजिए। काफी लोगों ने वैसे ज्वाइन करा है लेकिन आंसर किसी एक बच्चे का ही आ रहा है। हाँ जी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कंपनी से 2013 की बात मानी जानी चाहिए या आईआरडीए की? हाँ जी, तो सर देखो यहां पे किसकी बात मानी जाएगी, इस केस में बात मानी जाएगी आईआरडीए की, इस केस में बात मानी जाएगी किसकी, आईआरडीए की। रीजन क्या है सर, कंपनीज एक्ट 2013 तो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, वो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो कंपनीज हैं इनके पास में खुद का एक स्पेशल एक्ट है, खुद का इनके पास में एक स्पेशल एक्ट है। तो अगर कहीं पे ऐसा होता है कि कोई क्लैशेस बीच में आते हैं, अगर कोई ऐसा है कि कुछ क्लैश बीच में अगर आ गया बिटवीन कंपनी 2013 या उस स्पेशल एक्ट में, तो हम किसको मानेंगे, हम उस स्पेशल एक्ट की बात मानेंगे और उसी स्पेशल एक्ट के हिसाब से वो कंपनी रन करेगी, उस कंपनी की बात मान कर कंपनी आगे काम अपना करेगी। ठीक है, तो सर इस केस में हम किसकी बात मानेंगे, इस केस में मान लेंगे आईआरडीए की बात। तो अगर कहीं पे भी क्लैश होता है किसी भी प्रोविजंस में, तो यहां पे यही लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938
और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज। तो इंश्योरेंस कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, लेकिन कहां तक? तभी तक जहां पे कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 या जो आईआरडीए एक्ट है, इनके बीच में भी कोई क्लैश ना आए। अगर ये बोलते हैं कि ये होना चाहिए, अगर बोलते हैं कि ये होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगेगा। वहां पे कौन सा लगेगा? वहां पे इन दोनों एक्ट्स में से जो एक्ट बोल रहा है वो लग जाएगा। ठीक है, ये भी कहां पे लिखा हुआ है? सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है बात कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनीज है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योरेंस एक्ट से या आईआरडीए एक्ट से चल रही है, कंपनीज एक्ट 2013 उस पे भी लगेगा। लेकिन अगर दोनों में कोई क्लैश हुआ, तो दोनों में क्लैश के चलते उस केस में जो हमारा स्पेशल एक्ट जिससे कंपनी कम हो रही है, वो एक्ट हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, वो बात माननी चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार एज सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो वैसे तो बैंकिंग कंपनीज पे कौन सा एक्ट लगेगा? बैंकिंग एक्ट लगता है। ठीक है, इस पे कंपनीज एक्ट भी लगेगा। लेकिन अगर किसी सेक्शन में क्लैश हो गया बिटवीन कंपनीज एक्ट 2013 एंड बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, तो उस केस में किसकी बात मानी जाएगी? इस केस में मानी जाएगी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। कंपनीज एंगेज इन जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ये होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लगता है। तो अगर इनके केस में भी अगर कुछ ऐसा है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में भी हम क्या करेंगे? ये हमारा जो स्पेशल एक्ट है, अगर कंपनी से 2013 या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अगर कोई क्लैश हो गया, तो हमारा लग जाएगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वहां पे लग जाएगा। इसके बाद आपका एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाई एनी स्पेशल एक्ट। इन सारी कंपनीज के अलावा भी अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही है, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाई एनी स्पेशल एक्ट for the time being in force except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of such special act। अगर कोई कंपनी है जो कि स्पेशल एक्ट में गवर्न हो रही है, तो इस केस में भी क्या होगा? हम उसी स्पेशल एक्ट की बात मानेंगे अगर कंपनी से 2013 और इस स्पेशल एक्ट के बीच में कोई क्लैश आ गया तो। सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाई एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है हमें पढ़ना है, किसमें? सब सेक्शन, सॉरी सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि बॉडी कॉर्पोरेट होती क्या है। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई है, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाई एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज central CG may by notification specify in this behalf subject to such exceptions, modifications or adoptions as may be specified in notification। अब मान लो कि हुआ क्या, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या NHAI, ये क्या होती है? CG इनके लिए कुछ स्पेशल चीज नोटिफाई कर दिया करता है। मान लो कंपनी से 2013 में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जो कि क्लैश कर रही है इस नोटिफिकेशन से जो कि इन कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली निकाला हुआ है। तो उस केस में किसकी बात हम मान लेंगे? जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है हम उसकी बात मान लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक समझ है? यहां तक बातें समझ आई? कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट यहां तक? हमने बस अभी तक सेक्शन 1 पढ़ा है आज। ठीक है, केवल सेक्शन 1 पढ़ा है। कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास की रिवाइज करी है, सेक्शन 1 हमने आज पढ़ा है। और आगे हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा टाइम अच्छा खासा लूंगा। अप्रॉक्सीमेटली आपकी 7-8 क्लासेस तो होंगी इस चैप्टर में। रीजन क्या है कि ये बेसिक चैप्टर है और इसमें हमें बहुत सारी डिफिनेशंस पढ़नी है। तो इसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस लगेगी, मैं सारी की सारी डिफिनेशंस आपको पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है कि एटलीस्ट आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए इस डिफिनेशंस के बेसिस पे। जब भी आपको किसी कंपनी से 2013 में, जब भी आपको कंपनी से 2013 में किसी भी डिफिनेशन में
किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई डाउट आए, किसी पॉइंट में कोई ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें कि आपको लगता है कि आपको समझना चाहिए, तो आप फटाफट कहां पे आओगे उस वर्ड को समझने के लिए? कहां पे आओगे? आप आ जाओगे सेक्शन 2 में। आप कहां पे आओगे? सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन 2 में आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि किस वर्ड का डेफिनेशन क्या है। तो ये चीजें आपको सेक्शन नंबर 2 में पता चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे पता करना है, बैंकिंग कंपनी हमने पढ़ा था, बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी क्या होती है? बैंकिंग कंपनी की डिफिनेशन गिवन है सब क्लॉज, ठीक है, यहां पे गिवन क्या है? क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2, सॉरी क्लॉज 9 ऑफ सेक्शन 2। क्लॉज 9 ऑफ सेक्शन 2 में गिवन क्या है? हमारी बैंकिंग कंपनी की डिफिनेशन। तो सर बैंकिंग कंपनी हमें यहां से पता चलेगी, अच्छा बैंकिंग कंपनी वही कंपनी है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में रजिस्टर्ड, वो बैंकिंग कंपनी की डिफिनेशन गिवन है। तो जब किसी भी पॉइंट का, किसी भी वर्ड का अगर आपको मतलब पता करना है, उस केस में सबसे पहले आप कहां पे आओगे? आप आओगे इस सेक्शन नंबर 2 में। ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि आपको सेक्शन नंबर 2 में ना मिले, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 में ना मिले। ठीक है, एग्जांपल के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक वर्ड बहुत बार आएगा, डॉक्यूमेंट्स। मान लो कि आपके हिसाब से डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट तो बहुत बार सुना है, लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, उसका जो डिफिनीशन है, एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है? कोर्ट किस किस चीजों को डॉक्यूमेंट मानता है? ठीक है, मान लो मेरे पास में कोई पेपर है, ठीक, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास में चेकबुक है। ठीक है, आई होप कि आपको चेकबुक दिख रही होगी। ठीक है, तो मेरे पास में चेकबुक है, क्या मैं इसको डॉक्यूमेंट मान लूंगा? क्या मैं इसको डॉक्यूमेंट मान लूंगा? ये मुझे कहां से पता चलेगा? मुझे पता चलेगा जब मैं इसकी डिफिनीशन पढ़ूंगा तो। ठीक है, जब मैं इसकी डिफिनीशन पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, क्या चेकबुक डॉक्यूमेंट में आता है कि नहीं आता है, तो मुझे वहां से पता चलेगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट की जो डिफिनीशन है कहीं भी ये गिवन नहीं है। डॉक्यूमेंट की जो डिफिनीशन है ये कहीं भी गिवन नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, ये हमें कहां से पता चलेगा? अब मान लो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 में तो डॉक्यूमेंट की डिफिनीशन गिवन नहीं है। इस केस में मुझे जाना पड़ेगा, कहां पे जाना पड़ेगा? दूसरा एक्ट हमारा आता है GCA, जनरल क्लॉजेज एक्ट। ठीक है, GCA, जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो सर जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफिनीशन गिवन है, अगर किसी एक्ट में, किसी एक्ट में उसका डिफिनीशन नहीं मिल रहा है, किसी एक्ट में उसका डिफिनीशन नहीं मिल रहा है, तो उसका डिफिनीशन पता करने के लिए आप क्या करोगे? पहले तो आप देख लो, मान लो कि अगर किसी चीज का, अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं मिल रहा है, तो कभी कभार लॉ मेकर्स करते क्या है कि उसी उसी एक्ट में, उसी सेक्शन के आसपास में, नीचे में उसका मतलब लिख दिया करते हैं। तो पहले तो आप वहां पे उसको देख लिया करो। अगर मान लो वहां पे नहीं है, तो आप चले जाओ GCA में, जनरल कॉजेस एक्ट में। अगर दोनों जगह नहीं मिला, सेक्शन 2 में भी नहीं मिला, और जहां पे वर्ड गिवन है उसके नीचे भी कहीं पे लिखा नहीं है, फुटनोट या कहीं पे भी लिखा नहीं है, उस केस में आप चले जाओ GCA, जनरल कॉजेस एक्ट में, जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो यहां पे उसका डिफिनेशन देख लो। मान लो अगर इसकी डिफिनेशन आपको यहां भी नहीं मिली, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यहां भी मान लो इसकी डिफिनेशन आपको नहीं मिली, यहां पे भी अगर आपको इसकी डिफिनेशन नहीं मिली, उस केस में अब हम क्या करते हैं? उसके बाद हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी, अब ये कौन सी डिक्शनरी होती है? तो सर देखो, लीगल डिक्शनरी एक आती है। जब आप जाओगे किसी लॉ फॉर्म, किसी ऐसी शॉप पे जो कि लॉ की बुक्स को बेच रहा होगा, तो वहां पे आप जाकर के डिमांड करोगे लीगल डिक्शनरी, तो आपको ये वाली डिक्शनरी मिल जाएगी वहां पे, लीगल डिक्शनरी। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? वहां पे देख सकते हो कि हाँ, ये डिक्शनरी में इस वर्ड का मतलब ये है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मत देख लेना, वैसे नॉर्मली जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है वहां पे भी ये चीजें मिल जाती हैं, इसकी डिफिनेशन आपको मिल जाएगी, बहुत हद तक वैलिड होती है। लेकिन जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है डिक्शनरीज में, कौन सी होती है? ये होती है लीगल डिक्शनरी। यहां पे आपको इसका मतलब ढूंढना है। ठीक है, मान लो अगर लीगल डिक्शनरी से भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो उस केस में अगर सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिलता है, मान लो कि कोई ऐसा केस आ गया कंपनी लॉ से,
और एक डिफिनेशन पे ही पूरा केस अटका हुआ है। कोई ऐसा आ गया, कोई ऐसा केस आ गया कि जो पूरा जो डिसीजन है एक डिफिनेशन के चलते है, वो जीसी में भी नहीं है, कंपनीज एक्ट में भी नहीं है, जीसी में भी नहीं है। आपने लीगल डिक्शनरी सर्च करी, उसमें मिल तो गया, लेकिन जो एमसीए है, एमसीए से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, एमसीए कंपनीज एक्ट 2013 म्युनिसिपल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आती है। ठीक है, ये एमसीए बॉडी होती है म्युनिसिपल ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके अंडर में ये हमारी कंपनी जो 2013 आती है। ठीक है, मान लो कि ये मिनिस्ट्री सेटिस्फाइड नहीं है इस लीगल डिक्शनरी के मतलब से, मिनिस्ट्री सेटिस्फाइड नहीं है, और उस केस में तब क्या होगा, उस केस में तब आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इसको पढ़ करके, कोर्ट अब इसको पढ़ करके इसकी इंटरप्रिटेशन दे करके अपना वर्डिक्ट देगा कि हाँ जी, हमारे हिसाब से जो डिफिनेशन लिखी हुई है यही है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी जजमेंट होती है। अगर इसके पहले भी जो लीगल डिक्शनरी है, इसके पहले भी एक स्टेप छोटा सा मैं भूल गया, अगर मान लो कि कोई केस लॉ है, जीसीए के बाद, जीसीए के बाद डिक्शनरी यूज करने से पहले आप देख लो कि उसी पे, उसी के बेसिस पे अगर कोई केस लॉ है ऑलरेडी, अगर कोई ऑलरेडी केस लॉ है तो उसकी मीनिंग आप ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 में, चाहे किसी भी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में डिफिनेशन अगर है तो ठीक है, उस डिफिनेशन को आप ले लो। अगर मान लो डिफिनेशन नहीं मिल रही है तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, आप उस एक्ट के उसी फुटनोट में इधर उधर देखोगे, अगर लॉ मेकर्स ने वहां पे उसी वर्ड के आसपास में नीचे में कहीं पे लिख रखा है तो उसकी मीनिंग आप ले लो। अगर उस एक्ट में लिखा ही नहीं है, आपने ढूंढ लिया लिखा ही नहीं है, आप चले जाओगे फिर जीसीए में, जनरल कॉजेज एक्ट में, वहां पे देखोगे, मान लो वहां भी नहीं मिली, जीसीए भी नहीं मिली, अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप जाओगे कहां पे, केस लॉस कुछ देखोगे, केस लॉ आप देखोगे कि हाँ जी इस केस लॉ में कुछ है क्या। अगर कोई केस लॉ है जो कि इसी डिफिनेशन के बेस पे इसकी वर्डिक्ट गिवन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस लॉ को रेफर करोगे। अगर मान लो कि कोई केस लॉ भी नहीं है, देन उस केस में आप लीगल डिक्शनरी में उसका मीनिंग सर्च करोगे। आपने यहां पे सर्च कर लिया, मान लो लीगल डिक्शनरी से जो कंसर्न अथॉरिटी है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, कोर्ट। कोर्ट में जाओ, कोर्ट जो बोलेगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका सेक्शन नंबर 2 है या कोई भी एक्ट है, कोई भी डिफिनेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होती है, एक डिफिनेशन के चलते पूरा वर्डिक्ट आपका चेंज हो सकता है, पूरा वर्डिक्ट आपका चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कल एक बताया था, प्लांट एंड मशीनरी वाला जो डेप्रिसिएशन क्लेम करा था, जो एक्सपेंसेस करे थे अपनी हार्ट की सर्जरी के लिए, तो किसी लॉयर ने उसको एक क्लेम कर लिया था। ठीक है, तो बाद में कोर्ट ने क्या बोला कि प्लांट एंड मशीनरी की डिफिनेशन में आता ही नहीं है। तो सर इस तरीके से कभी कभार पूरी डिफिनेशन पे ही आप जब टैक्स पढ़ोगे ना, तो टैक्स में ऐसे बहुत सारे केस लॉ हैं जो कि एक डिफिनेशन के ही बेस पे हैं, पूरी वर्डिक्ट उन्हीं डिफिनेशन के बेसिस पे आ चुकी है। तो पूरी डिफिनेशन के बेसिस पे कई बार ऐसा होता है कि एक वर्डिक्ट उसी डिफिनेशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये बहुत ऐसे केसेस आपको टैक्स में पढ़ने को मिलेंगे। तो सर इस तरीके से आपका जो सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 के क्लॉजेज जितने भी हैं, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और पहले आप देख लो कि सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज में अगर वो डिफिनेशन गिवन है तो पहले आपको वो डिफिनेशन लेनी है। अगर आसपास में लिखा हुआ है, उस वर्ड के आसपास में अगर कोई ऐसा डिफिनेशन के बारे में लिखा हुआ, तो उसकी डिफिनेशन, उसकी मीनिंग आप वहां से ले सकते हो। अदरवाइज आप कहाँ पे चले जाओ, जीसीए में चले जाओ। अगर जीसीए में नहीं है तो कोई केस लॉ देख लो। अगर केस लॉ भी नहीं है तो उस केस में आप डिक्शनरी सर्च करो, लीगल डिक्शनरी। अगर मान लो लीगल डिक्शनरी में भी कुछ ऐसा सेटिस्फाइड या सेटिस्फैक्ट्री मीनिंग नहीं आ पा रहा है, देन फाइनल क्या होता है, फाइनल कोर्ट होता है। ठीक है, चलिए। तो सर देखो जी, आज की क्लास हम इतने तक ही रखेंगे। ठीक है, मैं इसमें जो डिफिनीशंस हैं, मैं सारी डिफिनीशंस, सारी तो नहीं लेकिन हाँ जो डिफिनीशंस इंपॉर्टेंट है वो डिफिनीशंस तो बिल्कुल मैं कराऊंगा कराऊंगा। और उसके बाद ही हम चलेंगे अगले चैप्टर पे। बेसिक आपका बिल्कुल ही बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर, आपको पूरी कंपनी लो जो सेक्शन है, सारे के सारे सेक्शंस आपके समझ आ पाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, अगली क्लास होगी आपकी अगले दिन। ठीक है, जैसे कि आज आपका है, हमारी जो क्लास है टीटीएसएस है,
और आपकी अगली क्लास है थर्सडे मतलब 25 तारीख को, सेम टाइम 7 o'clock 7 p.m. टाइमिंग इज 7:30 सॉरी 7 o'clock 7 o'clock थर्सडे। और कुछ पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, वो भी आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट यहां तक पूरे चैप्टर में जो भी हमने चीजें पढ़ी, किसी को कोई डाउट? चलिए ग्रेट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगी थर्सडे को, टाइमिंग इज 7 p.m. टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।